हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का CUT PG वाला में। मेरा नाम है योगेश लहानकर और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आज तक के मतलब 2022 से लेके 2024 तक CUT PG ने हिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हैं। इस पर्टिकुलर विषय में एंशियंट होगा, मिडिवल होगा, मॉडर्न होगा, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या ट्रेंड रहा है और इसके सब के बाद 2025 के CUT PG में आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही क्रिस्प एक शॉर्ट सेशन लेके आया हूँ, 10-15 मिनट का ही होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत तगड़ी मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो मैं अभी आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगा। यहाँ पे हम CUT PG हिस्ट्री क्या अब यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए झट से देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2022 के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किस प्रकार का ट्रेंड था वो देखेंगे। उसके बाद वही हम करेंगे 2023 के साथ और वही करेंगे हम लोग 2024 के साथ। लेकिन ये करते वक्त मैंने क्या किया है, इसको सेक्शन वाइज जो है मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा। मतलब मैंने यहाँ पे सेक्शन बनाए हैं 3 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला होगा आपका, ठीक है जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो 3 है ना। तो पहला होगा आपका, इसमें से देखिए एंशियंट। दूसरा होगा आपका मिडिवल, जिसमें अर्ली मिडिवल भी आएगा। ठीक है, मिडिवल आएगा, अर्ली मिडिवल भी आएगा। ठीक है, और तीसरा होगा आपका मॉडर्न। ये जो है 3 मोटे मोटे सेक्शंस बनाए हैं। इसके अलावा +1 है आपका, ये +1 जो है वो होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का। सबका ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको 2025 में क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सब लोग तैयार हो जाइए। ये एक्सपेक्टेशन वाला टॉपिक भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू, 2022 के एंशियंट सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, उसका टेबल जो है वो हम लोग देखेंगे। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको टेबल के फॉर्म में जरूर मिल जाएगी। तो ये रहा आपका एंशियंट इंडियन हिस्ट्री 2022 का एक टेबल, जहां पे मैंने टॉपिक्स के नाम लिखे हैं। आप वैसे खुद भी रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका जो अटेंशन है वो कुछ चंद टॉपिक्स के ऊपर लाना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखिए, आपको वैदिक एज करना है। ठीक है, संगम लिटरेचर ये भी आपको करना है। इंडस वैली यानी आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यन एज, गुप्ता पोस्ट गुप्ता, राइज ऑफ एंशियंट इंडियन एम्पायर्स, यहाँ पे हरियंका, शिशुनागा, ये वाले जो डायनेस्टीज है, नंदा वगैरह, ये आता है, ये भी आपको करना है। मिसलेनियस के 4 क्वेश्चंस आए हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस का प्रकार ये है कि भाई देखो, इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं जिसको हम इसमें से किसी भी टॉपिक में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो मिसलेनियस में डाल दिए हैं। ठीक है, तो हर एक इसमें लगभग मिसलेनियस का सेक्शन आपको जरूर दिखेगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको किसी भी टॉपिक में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, तो वो एक आता है सेक्शन। लेकिन आपको यहाँ पे मोटा मोटी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। जिस किसी टॉपिक से 2 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइज ऑफ एंशियंट इंडियन एम्पायर्स, गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज, मौर्यन एज, पोस्ट मौर्यन एज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऊपर का मैंने संगम लिटरेचर जो है यहाँ पे भले ही एक दिया हो क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफी बेहतर बनाता है, चोलास की या फिर चेरास पांड्यास की वगैरह। ठीक है, तो ये जो है आपको करना ही है किसी भी हालत में। ये आपका पूरा का पूरा एक, ये देख सकते हैं काचा चिट्ठा जो है 2022 के हिस्ट्री के पेपर का। 27 क्वेश्चन आए हैं, 27 क्वेश्चंस आए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके जो 75 क्वेश्चंस हैं उसमें से 27 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब 25 से ज़्यादा आए हैं। तो 2 क्वेश्चन जो ज़्यादा आए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब मिडिवल एंड मॉडर्न के एट द कॉस्ट ऑफ मिडिवल एंड मॉडर्न आए हैं। अगर 2023 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक बम्पर ये आता है, टॉपिक आता है एंशियंट इंडियन लिटरेचर। इसी वजह से मैं अभी एक सेशन भी रख रहा हूँ एंशियंट इंडियन लिटरेचर के ऊपर, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेशन, काम खत्म, हम इसके साथ करने वाले हैं। क्योंकि एंशियंट इंडियन लिटरेचर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं आपके 2023 के इसके ऊपर CUT PG हिस्ट्री के पेपर में।
ठीक है, मिसलेनियस 4 है। यहाँ पे अचानक से स्टोन एज के ऊपर भी उन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं 2023 में। अगर हम 2022 की बात करेंगे तो स्टोन एज जो है यहाँ पे दिखता भी नहीं है हमें। तो चाल्कोलिथिक कल्चर जो है, ठीक है, स्टोन एज का अगर हम इसको हिस्सा मान लेते तो एक आया है, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे अचानक से स्टोन एज के ऊपर 4 क्वेश्चंस आ गए। हर्षवर्धन के ऊपर एक है, एंशियंट इंडियन एम्पायर नंदा, तो जहां पे पिछले साल 4 क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे सिर्फ एक आया हुआ है। वैदिक एज पिछले साल 2 आए थे, यहाँ पे 2 आए हैं फिर से एक बार, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बुद्धिज्म पिछले साल मतलब 2022 में एक आया था, यहाँ पे भी एक ही है, कंसिस्टेंट है। 16 महाजनपदास, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था पिछले साल, इस साल भी एक था। सातवाहन के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर 2 थे, यहाँ पे एक आया है। गुप्तास के ऊपर देखिए फिर से एक बार 2 क्वेश्चन। कुल मिला के बिकॉज यहाँ पे ये 11 क्वेश्चंस आपके लिटरेचर के ऊपर से पूछे गए थे, इसकी वजह से आपके जो क्वेश्चन की संख्या है 27 से बढ़ के 29 हो गई। एक प्रकार से देखा जाए तो मैं अभी ये मानता हूं कि आपके सीयूटी पीजी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन है तो वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है। जी हाँ, मैं उसको मॉडर्न से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि जो अभी तक का ट्रेंड मुझे समझ में आया है, स्पेशली 2022 और 23 का, यहाँ पे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। वही अगर 2024 की बात करते हैं तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर थोड़े कम क्वेश्चंस आए हैं। तो देख लीजिए 21 क्वेश्चन अचानक से एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर आने वाले क्वेश्चन जो है वो कम हो गए। और यहाँ पे देखिए मिसलेनियस जो क्वेश्चंस है वो 6 हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी बुद्धिज्म के ऊपर एक एक क्वेश्चन था, यहाँ पे अचानक से 3 आ गए। गुप्तास फिर से एक बार कंसिस्टेंट है, यहाँ पे 2 आ गए। 16 महाजनपद कंसिस्टेंट है, यहाँ पे एक आ गया। यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि देखो 16 महाजनपद के ऊपर कम से कम एक क्वेश्चन आता है, टॉपिक करना है। गुप्ता जो है इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक करना है। अर्ली एम्पायर्स के ऊपर 4 1 1 यानी 6 क्वेश्चंस अभी तक आके गए हैं, टॉपिक करना है। बुद्धिज्म के ऊपर 1 1 और 3 मतलब कुल मिला के 5 क्वेश्चन आए हैं, टॉपिक करना है। संगम लिटरेचर के ऊपर देखिए 2022 में एक, 2024 में एक, 2 क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, टॉपिक करना है। एंशियंट इंडियन लिटरेचर 2022 में 0, 2023 में 11 और 2024 में सिर्फ एक, ठीक है। तो 12 क्वेश्चंस आ गए, टॉपिक करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग सेशन भी ले रहे हैं। जैनिज्म के ऊपर अब तक का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, वर्धमान महावीर का। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, टॉपिक नहीं करना है इतना ये, ठीक है। मिसलेनियस तो खैर छोड़ो, इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं कर सकते। स्टोन एज तो चाल्कोलिथिक जो है 2022 में आया था, फिर 2 स्टोन एज के ऊपर 4 क्वेश्चन आए, फिर 2 आ गए। करना है टॉपिक, करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। 7 वाहनों के ऊपर 2023 में एक, 2024 में एक, 2 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, तो ठीक है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है इस तरह से। तो अगर हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो आपको कौन से टॉपिक्स नोट करने हैं, तो आपको करना है देखिए 16 महाजनपदस, ये करना है आपको 16 महाजनपदास। आपको गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता करना है, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एरा, वो भी करना है। मौर्य एंड पोस्ट मौर्य करना है, मौर्य एंड पोस्ट मौर्य ये भी करना है, ठीक है। बुद्धिज्म संगम लिटरेचर करना है, जी हाँ। तो अगर आप जैनिज्म छोड़ रहे हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुई है, जैनिज्म बुद्धिज्म में से एक ही कर पा रहे हो, बुद्धिज्म के ऊपर फोकस करो। इसमें भी बुद्धिज्म के लिटरेचर के ऊपर फोकस करो, ठीक है। बुद्धिज्म करिए, संगम लिटरेचर करिए, संगम लिटरेचर करिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए पालास वगैरह छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टोन एज मतलब मैं यहाँ पे वही टॉपिक लिख रहा हूँ जो आपको 100% करने हैं, मतलब करने हैं। इसके अलावा देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी आपकी इंडस वैली, ये भी आपको करना ही है 100%, ठीक है। एंशियंट के टॉपिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ प्लीज़, गिव मी अ मोमेंट। स्टोन एज हो गया, हर्षवर्धन इतना नहीं है, ठीक है, चलो। बुद्धिज्म, सातवाना, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, संगम, इंडस, पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न हो गया, रीजनल, हाँ ये राइज ऑफ एंशियंट इंडियन एम्पायर, ये वाला एक टॉपिक ऐड करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये जो है राइज ऑफ एंशियंट इंडियन एम्पायर, राइज ऑफ एंशियंट इंडियन एम्पायर्स, तो इसमें आपके आ जाते हैं हरियंका डायनेस्टी। हरियंका सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किशुनागा एंड नंदा, ये आते हैं 3।
उसके बाद के मौर्य तो वहां पे ले ही लिए हैं। तो कुल मिला के मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखो, वैसे तो शुरुआत आपकी स्टोन एज से वगैरह होती है। दीज आर नॉट एज पर द एज, दीज आर एज पर जितना मैं रिकॉल कर पाया उसके हिसाब से मैंने टॉपिक लिखे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए ये 1, 2, 3 गुप्ता पोस्ट गुप्ता को मैंने एक ही टॉपिक माना है, मौर्य पोस्ट मौर्य को एक ही टॉपिक माना है। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, एंशियंट इंडिया से जितना मैं समझ पा रहा हूं 8 टॉपिक आपको करने हैं। ठीक है, एक 9वां टॉपिक मैं इसमें ऐड कर देना चाहूंगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। 9वां टॉपिक एंशियंट इंडियन लिटरेचर। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसके ऊपर मैं सेशन ले रहा हूँ और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको इसके अलावा, मेरे सेशन के अलावा क्या करना है। ये 9 टॉपिक आपको एंशियंट इंडिया जो है इसमें अच्छे मार्क्स लाने की संभावना जो है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी से क्वेश्चन आएंगे, मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरा एजुकेटेड गेस ये है कि 2025 में ये टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 22, 23 और 24 का जो हमने ट्रेंड एनालिसिस किया है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आए हैं। ठीक है, आप कहोगे कि सर संगम लिटरेचर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कम क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन संगम लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें संगम लिटरेचर को मतलब पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो वो एक टॉपिक है। ये मोटा मोटी 9-10 टॉपिक जो मैंने आपको दिए हैं, इतने तो आपको करके जाने ही हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटे मोटे टॉपिक है, पालाज है, सेनाज है, राष्ट्रकूटाज है, ये भी आप कर सकते हो, करना भी चाहिए, लेकिन इनको मैं कहता हूं आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा, बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा। चलिए अब यही वाली एक्सरसाइज हम लोग 2022, 23, 24 के मिडिवल के लिए करते हैं। चलिए तो बात करते हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की। यहाँ पे देखिए बम्पर क्वेश्चंस 2 जगह से आए हैं, मुगल एंड दिल्ली सल्तनत। ठीक है, बाकी आप बाकी का सब जो कुछ भी है ना, उसको आप एक तरह से देख सकते हैं कि चलो यार इतना नहीं किया तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल सूफी मूवमेंट, आप सूफी मूवमेंट क्या कर लीजिए, आपका सतीश चंद्र का जो बुक है उसमें लगभग 10-11 पन्नों का सूफी मूवमेंट का दिया हुआ है, उतना पढ़ लो बस हो गया। इंडियन फ्यूडलिज्म जो है वो भी आप सतीश चंद्र की बुक, आर्य शर्मा की बुक जो आज मैंने सेशन लिया था उसके ऊपर बेस्ड आप थोड़ा सा इंडियन फ्यूडलिज्म के ऊपर चर्चा कर लीजिए, बस बात खत्म हो गई। अंडरस्टैंडिंग ऊपर क्वेश्चन आते हैं। विजयनगर का मैंने एक सेशन काम खत्म किया है, वहां से आपका हो जाएगा। मिसलेनियस तो खैर चलो, अब टॉपिक तो अभी मैं यहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ज्यादातर फोकस जैसे कि आप देख सकते हैं मुगल एम्पायर एंड दिल्ली सल्तनत, इसके ऊपर ही रखना है। दिल्ली सल्तनत में भी आपको सिर्फ 3 घरानों के ऊपर काम करना है, अर्ली तुर्किश, ठीक है, फिर आते हैं आपके खलजीज, खलजी डायनेस्टी, एंड देन तुगलक। और अगर हम मुगल एम्पायर की बात करेंगे, सबसे बड़ा फोकस आपका अकबर रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा आपका वो अकबर के ऊपर रहने वाला है। लेकिन सारे के सारे जो ग्रेट मुगल्स हैं, बाबर से लेके औरंगजेब तक, उनके ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। औरंगजेब के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन अकबर से आए हुए हैं, ये हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो रहा 2022 का आपका पैटर्न। 2023 में बात करते हैं, फिर से एक बार देखिए, दिल्ली सल्तनत के ऊपर कंसिस्टेंटली 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मुगल एम्पायर के ऊपर 8 क्वेश्चन। पिछली बार 9 थे, अब 8 है। दिल्ली सल्तनत में 5 थे, अभी भी 5 हैं। यही कहने की कोशिश हो रही है कि देखो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। विजयनगर एम्पायर के ऊपर 1 क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 3 हो गए बस। विजयनगर एम्पायर एक सेशन काम खत्म इसीलिए किया था। चोला एम्पायर के ऊपर भी 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, गजनवी एंड घोरी इन्वेजन्स, ये सतीश चंद्र की बुक में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, पढ़ लीजिए बस बात खत्म। एज ऑफ राजपूत आज ही सिखाया है। ठीक है, भक्ति मूवमेंट, फिर से एक बार सतीश चंद्र की बुक आपके लिए काम आएगी, आपकी ग्रेड 12 की न्यू एनसीईआरटी आपके काम आने वाली है। ठीक है, फिर से एक बार ये पूरा का पूरा ब्यौरा देखने के बाद क्या लगता है आपको, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते 2024 देखते हैं। चोलास के ऊपर फिर से 2 क्वेश्चन आ गए, एक सेशन काम खत्म किया था इसके ऊपर हमने। विजयनगर के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5-5 और अब 3 क्वेश्चन। मुगल एम्पायर के ऊपर 9, 8 और अब 6 क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मिडिवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है, यहाँ पे आप उन्होंने रीजनल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कुतुब मीनार वगैरह वो पूछ लिया था, नहीं कुतुब मीनार नहीं, सॉरी चार मीनार पूछ लेता, सॉरी चार मीनार वगैरह वो पूछ लिया था, गोल गुम्बद पूछ लिया था।
तो ये रीजनल जो डेक्कन की ये है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था मिडिवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो हम जब मुगलों के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं तब उनका डेक्कन के साथ जो कुछ भी रवैया रहा है उसके अंतर्गत हम इसकी बात करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो मिडिवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के डेक्कन से क्वेश्चन आए हैं उनको हम मुगल या इनसे जोड़ सकते हैं दिल्ली से, लेकिन वो जोड़ने की चेष्टा मैंने यहाँ पे नहीं की है, उसको थोड़ा अलग ही रखने की कोशिश मैंने की है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए मोटा मोटी भक्ति मूवमेंट के ऊपर 3 क्वेश्चन है, पिछले साल एक था शायद भक्ति मूवमेंट के ऊपर। हाँ, भक्ति मूवमेंट दो है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है। सूफीज्म के ऊपर आज तक एक क्वेश्चन आया है। तो आपको मोटा मोटी क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे लगता क्या है आपको? मुगल एम्पायर है। और इसमें भी मैंने कहा है ग्रेट मुगल्स में भी आपको अकबर के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, तो मुगल एम्पायर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा आपको भक्ति मूवमेंट करनी है, तीसरा टॉपिक भक्ति, भक्ति मूवमेंट। ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा मैं अभी, छोड़ो जाने दो। चौथा आपको क्या करना है? चोलास। ज्यादा टेंशन आ रहा है तो एक सेशन काम खत्म देख लो। ठीक है, ये कम से कम आपको करना है। और इसके बाद आपको पांचवा करना है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या करेंगे आप? मुगलों का भी करेंगे, दिल्ली सल्तनत का भी करेंगे, तो ये दोनों का करेंगे आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और इसके अलावा डेक्कन की जो आपकी छोटी मोटी ये थे प्रिंसिपैलिटीज थी, जैसे कि आदिल शाही हो गया या फिर विजयनगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो मैंने कल के इस पे कवर किया है। चोलास का आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये कर लो आप। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको करने ही चाहिए। ठीक है, तो मोटा मोटी मिडिल इंडियन हिस्ट्री में वैसे देखा जाए तो कुछ खास मैंने बताया नहीं आपको। इतना ही बताया कि देखो यार, मुगल एम्पायर एंड दिल्ली सल्तनत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, फॉलोड बाय चोलास, भक्ति मूवमेंट एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, यही है सबसे ज्यादा, इसी के ऊपर आपको फोकस रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 का अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, और वो ये है कि 3 चीजें कंटिन्यूसली हमें आती हुई दिखती है। सबसे पहले सबसे बड़ा जो फोकस किया गया है वो किया गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, इसके ऊपर हर बार 10 या उसके आसपास क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग अभी तीनों साल का देख लेते हैं। यहाँ पे 11 क्वेश्चंस आए हैं 2022 में। अगर 2023 की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है एक ही आया है, यहाँ पे कम आए हुए हैं। लेकिन अगर हम 2024 की बात करते हैं, फिर से एक बार 10 क्वेश्चंस आए हैं। तो 11, 1 और 10 फ्लक्चुएटिंग पैटर्न है। ठीक है, तो आप एक प्रकार से देख सकते हो इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, तो इसमें सब आता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेटलमेंट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चंस आए हैं। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल जो है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 1 है तो 4+1, और यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक इंपैक्ट फिर से 3 आ गए। 4+3+1, 8 क्वेश्चन अभी तक इसके ऊपर आए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तीसरा टॉपिक, इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, तो ये वाला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ठीक है, एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, इसको मैं एक टॉपिक मान के चल रहा हूं। तो 2 और 1 3 आ गए 2022 में। अगर हम 2023 की बात करेंगे तो 2023 में एक्सपांशन के ऊपर 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नहीं आए हैं लेकिन। ठीक है, हाँ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नहीं आए हैं। अरे मैंने छोटी सी गलती कर दी, मैंने यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट 2 बार लिया है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 5 और 1, ये 6 आ जाते हैं। तो सॉरी, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है 11 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, तो कंटिन्यूसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैंने गलती से ये 2 बार लिखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब ये करते वक्त जब हम लोग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं ना, तब मैंने 2 बार इसको लिख दिया था। ठीक है,
तो ये देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है 11 + 6 + 10, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल जो है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है यहाँ पे कितने आए हैं देखते हैं, एक मिनट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट 4 आए हैं, ठीक है, 4। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कितने आए हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट के। आ, एक आया है यहाँ पे, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट 3। तो यहाँ पे देखिए 4 + 1 + 3, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर, तो यहाँ पे देखिए एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर का 1 है, इस्टेब्लिशमेंट के 2 हैं। यहाँ पे 2022 में 3 आ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट एक्सपांशन के 5 आए हैं। हाँ, 5 आए हैं, 8 आए हैं, 5 और 8 एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। +5 और +8, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गया, इस्टेब्लिशमेंट हो गया। अगला वाला जो टॉपिक मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो है आपका 4th टॉपिक, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे हर बार हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 2022 में 2 देखने को मिले थे, 2023 में देख लेते हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के 4 मिले हैं। और यहाँ पे कितने हैं सोशियो रिलीजियस, 4 और 1, ठीक है। तो 4 + 1, तो 6 7 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के ऊपर। मिसलेनियस तो खैर ठीक है, मिसलेनियस ही है। रिवॉल्ट के ऊपर हमने 2 3 क्वेश्चंस देखे हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। आ, या तो एक्सपांशन हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, सोशियो रिलीजियस, ओके, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हमने लिया था, ठीक है। एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन करके है टॉपिक आपका। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपके जो एक्ट्स आते हैं वो भी आपके लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन 5th टॉपिक में आपको देना चाहूंगा, जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये एक टॉपिक है, आपको बिल्कुल करना ही है, ठीक है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के 2023 में 2 क्वेश्चन और 2024 में 4 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन, 2 और 4, 2 + 4। और यहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ है क्या, यहाँ पे नहीं आया हुआ, लेकिन 2 और 4 आया हुआ है। इसके अलावा ट्राइबल पेजेंट रिवॉल्ट जो है, या फिर रिवॉल्ट्स दैट हैपेंड बिफोर 1857 रिवॉल्ट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी मुझे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो एजुकेशन सिस्टम ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, और बाद में मैंने कुछ 2 क्वेश्चंस देखे थे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, 2024 में होंगे वो शायद। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ही मैंने वो डाल दिए होंगे शायद से, ठीक है। तो वो एक ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो वो आप प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते रहे हैं, हालांकि ये मतलब हाल ही में शुरुआत हुई है, लेकिन हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर ये जो टॉपिक है आपको R S शर्मा की बुक से करना है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। R S शर्मा की बुक है आपकी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, उसमें टॉपिक नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 है मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशियंट इंडिया, ऐसा नाम है उसका कुछ, आप देख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्टोरियंस ऐसे करके स्टार्ट होता है उसका नाम, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशियंट इंडिया ऐसा नाम है उसका। उसमें उन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बात की है, एक तो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी और दूसरी नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो ये आपको करना है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर वगैरह भी कर लीजिएगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लीजिएगा। स्पेशली यहाँ के जो लीडर्स वगैरह हैं ना, कौन से यहाँ पे कौन सा लीडर था, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करेंगे, वो एक टॉपिक जो है एंशियंट का, सॉरी एंशियंट का तो हमने देख लिया था, मिडिवल का हमने नहीं देखा था। तो मिडिवल का देखिए 2022 में आपके मिडिवल के 20 क्वेश्चन आए हैं, 22 में, फिर ये बढ़ के 24 हो गए, और फिर बाद में ये फिर से एक बार 20 के ऊपर आया है। तो मेरे ख्याल से जो 3 बिग सेक्शंस है आपके एंशियंट मिडिवल मॉडर्न, इसमें सबसे कम एक्सप्लोर किया गया सेशन आपका, सबसे कम
एक्सप्लोर किया हुआ सेक्शन है जो आपका, वो मिडिवल का है। यहाँ पे कंसिस्टेंटली हम एक प्रकार से देख सकते हैं, एवरेज निकालेंगे तो 22-23 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, ठीक है। 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे देख सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, यहाँ पे देखिए 26 क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चन और अचानक से बढ़ के 33 क्वेश्चन 2024 में, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरे ख्याल से आपको फोकस जो है सबसे ज्यादा एंशंट एंड मॉडर्न के ऊपर रखना चाहिए। उसके साथ साथ फिर बाद में आता है आपका मिडिवल। अब बात करते हैं, ये 3 सेक्शंस की तो बात हो गई, इसमें से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने बता दिए। मिडिवल में तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, मुगल एंड दिल्ली सल्तनत जो है इसके ऊपर आपको फोकस करना है, चोलास के ऊपर फोकस करना है। विजयनगर भी कर सकते हो आप, चोला विजयनगर के ऊपर मैंने तो आपको अभी एक सेशन काम खत्म भी दे दिया है, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स अगर पढ़ना है, सतीश चंद्रा की बुक है। तो मिडिवल का तो काम हो गया, मॉडर्न के भी मैंने टॉपिक बता दिए, एंशियंट भी बता दिया। फोकस आपको सबसे ज़्यादा एंशियंट मॉडर्न पे करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ अब की घड़ी में, क्योंकि जितना मैं कह सकता हूँ कंसिस्टेंटली एंशियंट पे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। और अचानक से अभी हाल ही में, हाल फिलहाल में हमने ये देखा है कि द नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न इंडिया हैव इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल, ठीक है। तो ये अचानक से जो नंबर बढ़ा है, तो आप देख सकते हैं 2024 में मिडिवल का भी नंबर घट गया था, वो कम होके ये हो गया था, 20 हो गया था। 2024 में देखिए 20 हो गया है। और यहाँ पे अगर हम 2024 में एंशियंट इंडिया का देखेंगे तो वो भी घट के 21 हो गया। सबसे कम क्वेश्चन एंशियंट इंडिया के 2024 में पूछे गए थे आपको, वरना उसके पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा 29 क्वेश्चन और 27 क्वेश्चन आए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, जो 2024 में पूछी गई है, वो बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, ठीक है। इसके होने के आसार अब कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो आगे अब हम लोग एक छोटा सा ये देखते हैं कि भाई देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या एक्सपेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपको वर्ल्ड वॉर 2 जो है, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, ये 2 मान लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर एक क्वेश्चन आया है 2022 में, और वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर एक क्वेश्चन आया है 2024 में, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर जो है, और उसमें भी वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर आपको फोकस रखना है। वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर फोकस रखना है। 2023 में आप देख सकते हो एक भी वर्ल्ड का क्वेश्चन नहीं आया था, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। 2022 में 2 आए थे, 2024 में 1 आया था, 2023 में 0 है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर फोकस रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे ख्याल से माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रेंच है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, उससे सवाल आए नहीं हैं अभी तक। तो मतलब कोई बता नहीं सकता कि कब आएगा सवाल। लेकिन मेरा यही मानना है कि 2025 में, वर्ल्ड हिस्ट्री का तो तीनों साल का इकट्ठा ही कर लिया मैंने एक ही पेज पे, लेकिन अब बात अगर करेंगे 2025 की, व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मैं ये मानता हूं कि काफ़ी बैलेंस्ड पेपर होगा आपका 2025 का। हमने मतलब जो देखा है, एंशियंट में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए, फिर अचानक से 2024 में आ गए जब हम लोग मॉडर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल जो हैं उन्होंने पूछे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी भी मतलब जिस प्रकार से एग्ज़ाम चेंज होती रह रही है, सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट यू, वन, लर्न नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग। और अब मैं मतलब ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बोले कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो सर। मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ। देखो कोई मतलब भगवान ही होगा जो आपको धरती पे आके बता सकता है कि क्या होने वाला है आपके पेपर में, ठीक है। हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। और जब गैस करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि गैस करने के बाद हमने तो यहाँ पे बोल दिया, चलो खैर ठीक है, आपने मान भी लिया, वो भी अच्छी बात है। क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा किसी को पता नहीं है। मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बैलेंस्ड पेपर हो सकता है, फिर से पता नहीं क्या है, मतलब अचानक से उन्होंने इस बार जो है मिडिवल जो है इसको एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। और सबसे ज्यादा सवाल अचानक से मिडिवल के ऊपर आ गए। मेरा पूरा का पूरा यह एनालिसिस जो है तरह का धरा रह जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए, लर्न नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर दिए हैं, जिस कहीं किसी भी सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे ये लगता है कि जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे आपको दिए हैं उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है,
वो जो टॉपिक्स है उसके ऊपर फोकस करना है, ना बल्कि कि किस सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने आपके टॉपिक जो है वो ठीक तरह से तैयार कर दिए, उसके बाद चाहे उसके ऊपर 10 क्वेश्चन आए, 20 आए या 50 आए, आपने वो टॉपिक अच्छी तरह से कर लिया है, इसका मतलब ये है क्वेश्चन आने के बाद वो क्वेश्चन सही जाने की, सही करने की क्षमता आप में है, और आप उसमें निखर के सामने आओगे, है ना। तो सेकंड जो है, आपको क्या करना है, आपको करना है ये, बी कंटेंट रिच। आपको आपका कंटेंट जो है वो अच्छी तरीके से तैयार करना है, ताकि आपको परेशानी ना आए। कल को अगर मैंने ये बोल दिया, मतलब मैंने नहीं, सीयूटी पीजी ने ये कर दिया कि चलो यार, बहुत दिनों से मिडिवल इंडिया के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर 35 क्वेश्चन ले लिए। क्या आप ना बोल सकते हो उनको, नहीं नहीं आप नहीं ले सकते करके? नहीं बोल सकते। लेकिन आपको, आप अगर कंटेंट रिच हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपने पूरा ठीक तरीके से तैयार करके, आपने तैयारी करके गए थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसीलिए मैंने कहा लर्न नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग, इंस्टेड बी कंटेंट रिच। आपको जो टॉपिक मैंने ये करके दिए हैं, छान के दिए हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर आप प्लीज फोकस करिएगा, ठीक है, बी कंटेंट रिच। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ बोलूं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो मैं ये कहता हूं कि चलो यार ठीक है, अगर गेस करना ही है तो मैं ये कहता हूं कि बैलेंस्ड पेपर आ सकता है, बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर आ सकता है। तीनों के ऊपर वो अच्छी तरह से फोकस करेंगे, लेकिन उसमें भी वो एंशंट और मॉडर्न के ऊपर स्ट्रेस देने की संभावना मुझे ज़्यादा लगती है। लेकिन क्या पता, किसी भी एग्जाम का आजकल हम कोई ये नहीं दे सकते, हाँ, क्या कहते हैं, 100% गारंटी तो नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन टॉपिक्स की जो है, हमने जो पूरा एनालिसिस किया है, अभी आपके सामने हमने किया, सबने मिलके किया है, हमने, आपको पता चल ही गया होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। कम से कम पढ़ाई करते वक्त आपको ये याद रखना है कि ये टॉपिक्स मैं बिल्कुल ही भूलूंगा नहीं, ठीक है, करना या फिर उनको रिवाइज करना, ठीक है। तो चलिए, टॉपिक्स के नाम तो मैंने वैसे भी दे दिए थे, तो यू कैन एक्सपेक्ट दोज टॉपिक्स इन 2025, ठीक है। तो यहाँ पे चलो फोर्थ पॉइंट भी लिख देता हूं मैं, फोकस ऑन द टॉपिक्स that have been asked repetitively in the previous year क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, PYQPs, ठीक है। तो ये वाला मेरा आपका आपके लिए ये मंत्र रहेगा कि उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, रिवाइज कीजिएगा उनको ठीक तरीके से, जिन टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पहले देखने को मिले हैं 2022, 23, 24 में, ठीक है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो चलिए समरी देख लेते हैं, क्या कहने की कोशिश की है। चलो, बहुत सारे लोग हिंदी में ये करते हैं, तो चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, सारांश देख रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ जिस विषय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका प्रसार भी स्वस्थ है, मतलब प्राचीन भारत में ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वैसा हो रहा है आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन अगर हम एंशियंट की बात करेंगे तो उसका जो ये है, स्प्रेड है, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी फैला हुआ है। तो 2 क्वेश्चंस वैदिक से आ गए, 2 क्वेश्चंस हड़प्पन से आ गए, 2 क्वेश्चंस पोस्ट मौर्यन से आ गए, 2 क्वेश्चंस पोस्ट मतलब गुप्ता से आ गए। इस तरह से काफी स्प्रेड फैला हुआ है इसका, ठीक है। हालांकि साहित्य हावी लगता है, ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एंशियंट इंडियन लिटरेचर के ऊपर 2023 में बम्पर क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। सीयूटी पीजी द्वारा अब तक विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम को सबसे कम खोजा गया है, इसमें सिर्फ अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री यानी वर्ल्ड वॉर 2 के आए हैं, और एक अमेरिकन क्रांति के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे कम इसको खोजा गया है, सबसे कम इसको एक्सप्लोर किया गया है सीयूटी पीजी द्वारा। मुझे लगता है कि आप वर्ल्ड के ऊपर 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में। इसके बाद 3 बड़े खंडों में मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर सबसे कम ध्यान गया है। तो अगर हम एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के ऊपर बात करेंगे तो सबसे कम फोकस किसके ऊपर रखा है उन्होंने, मिडिवल के ऊपर रखा है, ये हम अभी देख सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के भीतर सबसे अधिक ध्यान मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के ऊपर दिया गया है, तो यही आपको सबसे ज्यादा फोकस में रखने हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास पर एक स्वस्थ ध्यान दिया गया है, लेकिन अधिकांश प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से लाए गए हैं। तो
एक प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि भाई मतलब यहाँ पे भी हेल्दी स्प्रेड नहीं है। बहुत अलग अलग विषयों से, बहुत अलग अलग चीज़ों से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन उन सबको हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में ही डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो है। तो होमवर्क क्या है, आप जो है अभी एक काम कीजिएगा, 2022 23 24 की जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको हाथ में लीजिएगा और सबसे पहले देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं। टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट बेस्ड है, क्रोनोलॉजी है, मैच द फॉलोइंग है, क्या है वो देखने की कोशिश कीजिए। उसमें देखिए कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको आसानी से सॉल्व करना हो रहा है, आप आसानी से किन प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं, किस प्रकार की चुनौतियां वो क्वेश्चंस आपके लिए ला रहे हैं। ट्राई टू डेवलप ट्रिक्स एंड टिप्स टू टैकल द डिफिकल्टीज दैट यू फेस। आपको जो कोई भी चुनौतियां आ रही हैं उसको किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो, उसके ऊपर विचार करें। और लास्टली आपको जितने हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट देने की मैं आप अभी इस मुकाम पे आके सलाह देना चाहूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों ये सेशन देखने के लिए। आई होप आपको एक बहुत ही अच्छा सा ये मिल गया होगा, एक ब्यौरा मिल गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से, मध्ययुगीन भारतीय इतिहास से और आधुनिक भारतीय इतिहास से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेशन अब खत्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना जो अभिप्राय है, आपको क्या लगा इस सेशन के बारे में, क्या आप मेरे से सहमत है, वो आप अपने कमेंट्स में दे दीजिएगा। अगर आप मेरे से सहमत नहीं है, कहीं किसी दूसरी जगह पे आपको लगता है किसी जगह पे कि नहीं यार मुझे सर ऐसा लगता है, तो वो भी आप ज़रूर मुझे कमेंट के जरिए बताने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है योगेश लाहनकर और मैं आपसे मिलता रहूंगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।